जनता के लिए किसी भी स्तर तक लड़ सकता हूँ। अगर बंदूक से लड़ना पड़े तो बंदूक उठा सकता हूँ, अगर लठ से लड़ना पड़े तो लठ ले सकता हूँ। तो इस समय बीजापुर को जिला बनाने की मांग पब्लिक में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके लिए आपका क्या प्रयास? सरकार बनने के तत्काल बात करूँगा जिससे लोगों को समस्या ना आए। 2018 में जिस तरीके से आप चुनाव लड़े थे, 2 से 2.5 हज़ार के वोट से आपको ऊपर आ जाए उस समय मिली, क्या कारण रहा? लेकिन जैसा पार्टी में होता आया है उसी तरह के षड्यंत्र के शिकार हम हुए। चुनाव जीत के पहुंचता तो पिछली बार भी सरकार नहीं गिरने देता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। करहाल और बीरपुर को नगर पंचायत बनवाएं, बीरपुर में महाविद्यालय खुलवाएं। तो ऐसे कई काम हैं जिन्हें हमें करना है और करेंगे। जी, अभी आपके यहाँ कुर्ता फाड़ राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे आप दिग्विजय कमलनाथ जी के बीच? से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय बीजापुर विधानसभा में हूं और इस समय हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 5 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैं बात कर रहा हूं, इस समय हमारे साथ रामनिवास रावत जुड़ रहे हैं। स्वागत हमारे साथ। नमस्कार जी रावत जी, पहला सवाल करना चाहेंगे। बीजापुर की 2,54,000 मतदाता इस समय आपको देख रहे हैं। यह चुनाव आपका किस तरीके से आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जनता जब साथ होती है तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। मुझे पूरा विश्वास है, पब्लिक पे भरोसा है। बीजापुर क्षेत्र की जनता ने जिस दिन से मैंने राजनीति में कदम रखा उस दिन से मेरा साथ दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कि मैं शासकीय सेवाओं में जाना चाहता था, मेरा सिविल जज की परीक्षा में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मैंने सेवा को चुना और मुझे लगातार जनता ने 5 बार विधायक बना, 1 बार मंत्री रहने का मौका मिला। मेरा सोच था कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मैंने बनने के बाद यहाँ काफ़ी सारे काम किए। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो पहुँचविहीन थे, पहुँच ही नहीं जीत सकते थे। कई तो गांव इस तरह के थे कि जिनमें 5 साल में भी लोग चाहें तो जब नहीं पहुंचा जा सकता था। सभी जगह रोड बनवाए, स्कूल्स की संख्या कम थी, सभी जगह स्कूल खुलवाए, हाई स्कूल खुलवाए, या महाविद्यालय खुलवाया, ITI खुलवाया। और यहाँ पानी का विकट संकट था। बीजापुर जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी पानी के पीने की ज़बरदस्त समस्या थी। तो इस समस्या को दूर करने का हमने कई बोर कराए, मोटरें डाली, उनसे हल नहीं हुआ। फिर एक वारदा सिंचाई योजना, उसकी कहीं कोई अता पता नहीं था, फाइल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से जल संसाधन विभाग में ढूंढ के एक छोटी सी फाइल 77 की 93 में 94 में मिली। उस फाइल को लेके फॉरेस्ट क्लियरेंस कराया, स्वीकृत कराई और वारदा सिंचाई योजना हमने तैयार कराई। उससे न केवल बीजापुर क्षेत्र के किसानों को बीजापुर सिंचाई सुविधा मिलती है, बल्कि बीजापुर को भी पीने के पानी की सुविधा भी उसी से वाटर लेवल बना रहता है। पीने की पानी की समस्या भी समाप्त उसी से हुई है। आज आवश्यकता है चैंटीखेड़ा बांध की, तो चैंटीखेड़ा बांध के लिए मैं लगातार लगा रहा। और मैं आपको बता दूं, 21 मार्च 2017 की विधानसभा में बजट सत्र था। तत्कालीन सिंचाई मंत्री से मेरे द्वारा उसकी घोषणा, एक ध्यानाकर्षण के उसमें कई बार मैंने इस मुद्दे को उठाए और उसका एस्टीमेट बनवाया, सारी चीज़ें की। उसकी घोषणा 21 मार्च 2017 में मैंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री नरोत्तम मिश्रा से करा ली थी कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है और उसे बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार लगातार रही। घोषणा होने के बाद मेरा मानना है कि बनाना तो सरकार को पड़ेगी, चाहे कोई सी भी बनी रहे। बिल्कुल। जैसा कि माना जाता है कि पूर्व में जब आप मंत्री थे और डकैत समस्या थी, जब हल नहीं हो पाई तो आप स्वयं जंगल में बंदूक लेके निकल गए थे। देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता
मेरा परिवार है और परिवार के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। जब जनता ने मुझे बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रखा तो मुझे इतनी सफलता दी, प्यार दिया, स्नेह दिया। अगर मैं जनता के काम ना आ सकूं तो बेकार है। मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए किसी भी स्तर तक लड़ सकता हूं, उसकी भलाई के लिए। अगर बंदूक से लड़ना पड़े तो बंदूक उठा सकता हूं, अगर लठ से लड़ना पड़े तो लठ ले सकता हूं, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है और मेरे लिए सर्वोपरि है। अगला सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से करहल की जो समस्या है, वहाँ आदिवासी इलाका है, पानी की बहुत बड़ी समस्या, पथरीला इलाका है, इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, करहाल में वाटर लेवल है, मैं नहीं समझता। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ है वाटर लेवल नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है। करहाल में वाटर लेवल है, नीचे ज़रूर है। तो बोर्ड लगाए हैं, बोर्ड लगाने के बाद मोटर लगाई हैं, टंकियाँ भी बनाई हैं। मैंने जिस दिन करहाल विजयपुर में मिला लिमिटेशन के बाद 2008 में करहाल से चुनाव लड़ा। 2008 से पहले करहाल विजयपुर में नहीं था। मेरे बनने के बाद 70 स्पॉट सोर्स योजनाएं विथ टंकी के, जहाँ लाइट नहीं थी, जनरेटर तैयार करके, जनरेटर स्वीकृत करा करके मैंने बनाई और किया। आज तो सब जगह लाइट पहुंच गई, सब दूर रोड हो गए। और उसके लिए मेरा प्रयास है, चूँकि फॉरेस्ट की दिक्कत है, उसके लिए मेरा प्रयास है कि 2-3 बांध, मुख्य बांध हैं, कदबाल बांध है, कदबाल बांध है, मुजरी बांध है, इस तरह से 7-8 बांध हैं। उन बांधों को बनवाने के बाद मैं समझता हूँ कि पानी की समस्या नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, क्या कारण है कि उन मंत्री काल होते हुए भी यहाँ पर खाद की समस्या लगातार उनके लोकसभा क्षेत्र में बनी रही, आज भी समस्या बनी हुई है? केंद्रीय मंत्री कृषि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरेंद्र सिंह जी कोई भाजपा से अलग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही इस तरह का है कि जब मौका आए तो झूठ बोलना। नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री हैं, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 15 लाख खातों में भेजने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को देने की बात कही थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। तो उसी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं जो खाद की समस्या को दूर करने की उन्हें चिंता नहीं थी। उन्हें इस समस्या से ज़्यादा चिंता थी जो कानून बनाए उनको पारित कराने की। चाहिए थी नरेंद्र सिंह को खाद की समस्या का निराकरण करें, खाद मंगाएं, खाद किसानों को समय पे मिले। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा उनकी अप्रोच आने जाने की या बहुत ज़्यादा पब्लिक में रहने की नहीं है। ये तो समय है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस समय केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी क्या कारण है कि उन्हें विधायक का चुनाव लड़ना पड़ रहा है दिमनी विधानसभा से? ये तो उनकी पार्टी बता सकती है। अब मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ, उनकी पार्टी का क्या सोच रहा है। मेरी समझ से तो कि पार्टी की हालत ख़राब है और पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है। 3-4 तो ऐसे ही लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और उनके क्षेत्र में घूम के आइए, वो कह भी ये रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ, मुझे जिताओ। मैं समझता हूँ कि उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ये स्थितियाँ हैं। अब इसके बारे में तो बीजेपी के नेता ही बता सकते हैं कि उन्हें क्यों लड़ाया गया। हमारी समझ जो थी हमने बता दिया कि पार्टी की हालत खस्ता है, इसलिए बड़े नेताओं को उतारा गया है कि लोग ये समझें कि बड़ा नेता उतरा है, हमारे बीच का है, हो सकता है मुख्यमंत्री बने। और जितने भी नेता हैं वो मुख्यमंत्री बनने की बात भी कर रहे हैं और उनकी हालत खराब है। ये स्पष्ट इससे होता है, मुख्यमंत्री ने जो कहा कि बिला मेरी लाडली बहनाओं, मैं तुम्हें चुपके से पैसे पहुंचा दूंगा, आप वोट तो बीजेपी को ही देना। ये मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरा जो बूथ सर्वाधिक वोटों से जीतेगा मैं उस बूथ पे 50,000 रुपये दूंगा, तो मतलब इन्हें कोई काम पर या पब्लिक से ज़्यादा लेना देना नहीं है, काम पर विश्वास नहीं है। भारी भ्रष्टाचार है पूरे प्रदेश में, 50% की सरकार है पूरे प्रदेश की, और वो केवल पैसे की दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपका शिवपुर जिला इस समय कुपोषण का शिकार है रहा है, आदिवासियों के इलाके में देखा जाए, इसके लिए आपका क्या है? देखिए, ये पिछड़ा हुआ जिला है और निश्चित रूप से कुपोषण की समस्या है। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, अगर आप आंकड़े उठा के देखोगे, ये बात कुपोषण की समस्या को पूरे देश में, कुपोषण की समस्या को और किसान आत्महत्या की समस्या को और लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार की समस्या को पूरे देश में सबसे अधिक अगर किसी ने उठाया है तो विधानसभा में मैंने उठाया है। ये मध्य प्रदेश ही पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित प्रदेश है। ये कहूँ, ये हमने उठा के इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट किया है कि हम किसी भी तरह से उनको पोषित कर सकें, बल्कि मैं ये कहूँ कि आप पूरी रिपोर्ट उठा के देखोगे तो कई ऐसे जिले हैं जो श्योपुर से ज़्यादा कुपोषित हैं। इसमें शिक्षा का अभाव है, लोग काम भी नहीं करना चाहते, अच्छे से भी नहीं रहना चाहते, साफ भी नहीं रहना चाहते। इसके लिए आवश्यकता है सरकार, जो हमारा सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम, और जो राजनीति में रहने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ, मैंने ये एहसास किया है कि कभी हम जो उन्हें सहायता देते हैं, पहुँचाते हैं, कभी हमने ये एहसास नहीं कराया उनको कि ये सहायता आपको आपका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए दी जा रही है, आप इसका उपयोग करिए। इस तरह की अप्रोच हमने नहीं बनाई है, इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बल्कि इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है कि सरकार दे रही है, तुम्हें तो आराम में मिल रही है, जो करना हो सो करो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने वचन पत्र में शामिल किया है। कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपये प्रथमा छात्रवृत्ति, 9-10 में 1,000 रुपये प्रथमा छात्रवृत्ति और 11-12 में 1,500 रुपये प्रथमा छात्रवृत्ति। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ड्रॉप आउट कम होगा। और दूसरी तरफ 1,500 रुपये प्रति महिलाओं को जो कुपोषण के लिए दिए जाते हैं उसके अतिरिक्त भी देंगे। अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, उसे 1,500 करेंगे। इसके साथ साथ जो उन्हें खाद्यान्न दिया जाता है उसे पूरी पोषण किट बना के देने का वचन पत्र में डाला है। पोषण किट में प्रोटीन्स भी प्रॉपर होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर हों, इसके लिए दाल, घी, तेल, नमक, ये कुछ इस तरह से पूरी किट बना के इनको कुपोषण मिटाने के लिए देंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षित बनाएं और इनको समझाएं कि आप किस तरह से रहना सीखो, आगे बढ़ो। बल्कि कई जगह, मैं एक जगह बैठा था, शिक्षा की बात की तो अरे बोले हमारी तो सुनते ही नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के। तो एक लड़का खड़ा था बहुत दूर, मैंने उसको बुलाया, मैंने तेरा क्या नाम है कि फलाना, मैंने तू आदिवासी है कि हाँ। मैंने बड़ा प्रयास करके एकलव्य स्कूल करहाल में खुलवाया है, करोड़ों रुपए का है। और एकलव्य का मतलब आप समझ सकते हो कि जो कॉन्वेंट स्कूल है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, उस तरह का एक विद्यालय है, बहुत अच्छे लड़के निकलते हैं। तो मैंने कि देख तू आदिवासियों के बीच में खड़ा हो जा। तो मैंने आदिवासियों से कहा, मैंने कि आदिवासी दिखता है, कोई कह देगा इस लड़के से आदिवासी है। बोले ऐसा क्यों? सिर्फ ये पढ़ा हुआ है, पढ़ लिख रहा है एकलव्य में, अच्छे कपड़े पहनता है, साफ़ सुथरा रहता है, मैंने ये सीखी है आप। तो ये मेरा विचार है कि उनके लिए हम नए स्कूल भी और खोलेंगे। PTG ग्रुप है, तो शहरियों के लिए
विशेष कॉन्वेंट की तर्ज पर नए स्कूल खोलने का भी हमने वचन पत्र में शामिल किया है और उनको शासकीय सेवाओं में रखने के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसको एग्जाम्पशन देने का काम वचन पत्र में लिया है। तो इस तरह से हम कुपोषण भी दूर कर पाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे और उनका जीवन स्तर उठाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देखोगे ये पीटीजी वर्ग में आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति में, और मैं समझता हूँ ये देश के सबसे ज़्यादा गरीब और संतोषी आदमी हैं। कभी वो ज़्यादा चिंता नहीं करते, अगर उनके पास आज के लिए है कल के लिए है तो मजदूरी नहीं जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा उन्हें समझाने का प्रयास करना पड़ेगा सारी चीज़ें। अगला सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने श्योपुर जिला बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, श्योपुर जिला देखा जाए तो अब 150 किलोमीटर है आपका मुख्यालय। अब लोगों की ये भी मांग है कि जिस प्रकार से लोगों को समस्याएं आती हैं 150 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है, तो इस समय बीजापुर को जिला बनाने की मांग पब्लिक में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? नहीं, मैं पूरा प्रयास करूँगा, मैं अपने वचन पत्र में भी रखूँगा मेरा जो बनेगा उसको। और जिला जब तक गठन नहीं हो पाता है तब तक मैं यहाँ अतिरिक्त जिला अध्यक्ष का मुख्यालय एडिशनल कलेक्टर, जिस पे डिनोटिफाई करके पूरे कलेक्टर के जो मैक्सिमम पावर होते हैं वो जिस तरह से पहले श्योपुर में एडिशनल कलेक्टर बैठता था उस तरह से एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी का मुख्यालय, तो सरकार बनने के तत्काल बात करूंगा जिससे लोगों को समस्या ना आए। जिले की समस्या, जिला स्तर की समस्याओं को वहाँ तक जिले तक न जाना पड़े, जिला मुख्यालय तक यहीं समस्याएं दूर हों और जिला बनाने का प्रयास मेरा निरंतर रहेगा, ये मैं निश्चित रूप से करूँगा। अगला सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? देखिए, बेरोजगारी केवल यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और बेरोजगारी के लिए यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री डाली जा सकती हैं और लोगों को यहाँ का जो मैन पावर है उसे सही दिशा में ट्रेनिंग दिला के सही दिशा में काम के लिए लगाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैदा की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं और मार्केट ढूंढ के इनको रोज़गार दिलाया जा सकता है। क्या लग रहा है इस बार आपका कितने वोटों से चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं? देखिए, ये तो मुझे ये लग रहा है कि जनता का मेरा ऊपर पूरा आशीर्वाद है और निश्चित रूप से विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता मिलेगी। अब कितना अंतर रहेगा ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन ठीक अंतर रहेगा। थोड़ा अनुमान बताएंगे? नहीं, अब ये तो काउंटिंग के बाद ही पता लगेगा। 2018 में जिस तरीके से आप चुनाव लड़े थे, 2 से 2,500 के वोट से आपको पराजय उस समय मिली, क्या कारण रहा? देखिए, उसमें सबसे बड़ा कारण तो मैं खुद ही रहा। मैं चाहता था, क्योंकि ये क्षेत्र 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर होने के कारण मैं रोज़ 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर मेरी पर डे गाड़ी चलती है। तो मेरा सोच था कि, और दूसरी स्थिति ये थी, इस क्षेत्र में राजनीति करने वाले को क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर की राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सोच था कि मैं क्षेत्र बदल दूं, सबलगढ़ पहुंच जाऊं तो मैं प्रदेश की राजनीति में भी कदम रखूं और प्रदेश में भी भ्रमण करूं। ये सोच के सबलगढ़ टिकट लेना चाहता था, नेताओं ने कह भी दिया, लेकिन जैसा पार्टी में होता आया है उसी तरह के षड्यंत्र के शिकार हम हुए और टिकट नहीं मिल पाया। फिर मुझे यहीं से लड़ना पड़ा। तो इसलिए एक तो जनता में, हमारे कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा था, क्यों भग रहे हो, तो यहाँ से लड़ना पड़ा, तो थोड़ा सा उसका अंतर आया। और दूसरा, जो बीएसपी से कैंडिडेट लड़ा, जो इस समय भाजपा का कैंडिडेट है, ये अनुसूचित जाति के लोग जो बीएसपी को वोट देते हैं विशेष रूप से, उन्होंने ये समझा कि ये बहुत वजनदार कैंडिडेट है, इस बार हमारी बीएसपी जीत जाएगी। इस चक्कर में अनुसूचित जाति का वोट
मुझसे काफ़ी कट गया। अनुसूचित जाति का वोट मुझे हमेशा मिला है, कभी भी बीएसपी का लड़ा हो। इवन अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति बीएसपी को लड़ा था, बीएसपी से लड़ा था, तब भी मुझे वोट मिला था। लेकिन पिछली बार पूरा का पूरा एससी वोट डाइवर्ट हो गया। और कुछ अप्रोच तो थी, तो कुछ सामान्य वर्ग का वोट ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, कुछ यादव और गुजर ओबीसी का भी वोट डाइवर्ट हुआ। और कुछ वोट इस तरह का हमारा सोच था कि ये बीजेपी के वोट ले जाएगा। उसने बीजेपी के वोट नहीं काटे, बल्कि हमारे कांग्रेस के वोटों को उसने अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया, अपनी तरफ ले गया। इस वजह से हम 2500 से चुनाव हारे। और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने वोट हमें मिल जाएंगे। लेकिन लोगों का स्नेह है, लोगों का प्यार है। चुनाव हारना जीतना तो चलता रहता है। हो सकता है कि चुनाव जीत जाते तो क्या परिदृश्य होता है इस समय, कुछ कह नहीं सकते। जीत के पहुँचता तो पिछली बार भी सरकार नहीं गिरने देता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता। सरकार गिराने में तो सिंधिया जी का अहम योगदान रहा, और आप सिंधिया के खासम खास माने जाते रहे। उस समय काफ़ी समय से सिंधिया परिवार के साथ आपका उस समय लगाव रहा। क्या कारण है कि विधायकों के साथ आप भी जा सकते थे उस समय? नहीं, असल में मेरा वैचारिक तालमेल बीजेपी से नहीं था। मैं विचारों की भी राजनीति करता हूँ। निश्चित रूप से सिंधिया जी के साथ रहा और दम से रहा। उनके साथ मैंने, जब उन पर आरोप लगे तो उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो मैंने भी छोड़ी, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस का गठन किया, मैं उनके साथ रहा। मेरी पहली शर्त उनसे ये थी कि मैं आपका फॉलोअर हूँ, आपके साथ हूँ। मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, पर भाजपा में नहीं जाऊंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र, चाल, चेहरे को मैं बहुत अच्छे से अंदर तक जानता हूँ। मैं आरएसएस को भी काफ़ी अंदर तक जानता हूँ। तो उनकी क्या स्थिति है मैं माइक पर नहीं बोल सकता। बिल्कुल। इसलिए सिंधिया जी जब ये गए तो मुझे जैसे ही लगा कि ये जा रहे हैं, तो मैंने बहुत प्रयास किया इनसे बात करने का। मैं मैसेज करता रहा, वो ये पढ़ते रहे। मैंने यहाँ तक कहा कि आपकी कोई बात है, सम्मान की बात है, तो हम पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करके सोनिया जी के सामने चाहे स्ट्राइक करें, उनके बंगले के आगे बैठे, लेकिन आपकी बात आपको सम्मान दिलाएंगे। उन्होंने जाने की ठानी ली थी, तो हमने अंत में यही कहा, अगर आप मुझे चाहते हो तो अलग पार्टी बना लो, मैं संभवतः साथ रहूं, बीजेपी में मैं नहीं जाऊंगा। अब वो बीजेपी में चले गए, क्योंकि विचारधारा की बात है। बीजेपी गौडसेवाद की पार्टी है, गौडसे की पार्टी है, हम गांधीवादी लोग हैं, और वैचारिक रूप से हमारा कोई मेल नहीं है उनसे। और आज जो स्थिति देख रहे हो, हमें पता है, मैं समझता हूँ हो सकता है उनका बहुत सम्मान बढ़ गया हो, बहुत सम्मान मिल रहा हो। मेरी तो शुभकामनाएं कि इससे और अधिक सम्मान इसी तरह से मिलता रहे। 34 सीटों में पिछली बार लगभग 22 सीटें आपकी आई थी उस समय, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? बोलिए चंबल अंचल में। परिणाम ठीक रहेगा। 22 से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? पिछली बार क्रॉस कर सकते हैं, लगभग ठीक रहेगा। जी, अभी आपके यहाँ कुर्ता फाड़ राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे आप दिग्विजय कमलनाथ जी के बीच? अब वो हमारे नेता हैं, दोनों बहुत सम्माननीय हैं, दोनों आदरणीय हैं। वो समकक्ष हैं, उनकी मित्रता है, उनके बारे में हम क्या कहें। जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने पर, कहीं दिग्विजय कमलनाथ जी के सीएम को लेकर तकरार पैदा ना हो? मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं किसी के बीच में तकरार नहीं है। सभी एक मत से कमलनाथ को सीएम बनाना चाहते हैं। वो कमलनाथ के सीएम बनाने में किसी का कोई विरोध नहीं है। विधानसभा के 2,54,000 मतदाता इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ करना चाहेंगे अपनी विधानसभा के लिए? मैं अपनी विधानसभा को विशेष रूप से मैं चाहता हूँ कि हमारे बेरोज़गार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, पढ़ाई के अच्छे अवसर प्राप्त हों,
पिछड़ी हुई जनजाति शहरिया के लोग अधिक से अधिक सेवाओं में जाएं, रोजगार से लगें। और सबसे पहले चेंटीखेरा बांध जो विधानसभा में स्वीकृति की घोषणा करा चुका हूं और स्वीकृति जारी भी हो चुकी है। इवन और तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी जो हैं वो शिलान्यास भी कर चुके हैं। पत्थर कहाँ रखा होगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन काम प्रारंभ नहीं हो पाया। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि चेंटीखेरा बांध को बनवा के मैं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराऊं। यहाँ ही नहीं, सबलगढ़ तक के कामों को उपलब्ध कराऊं। फिर उसके बाद कूनो फर्स्ट, कूनो सेकंड, कूनो बियर फर्स्ट, कूनो बियर सेकंड बनवाने की भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। रोज़गार और हेल्थ फैसिलिटी डेवलप करने की मेरी प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से अभी वैसे कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है कि हम प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक का हेल्थ बीमा कवर देंगे, तो उससे लोगों को परेशानी नहीं आए। तो हेल्थ फैसिलिटी भी हम मुहैया कराएंगे। हेल्थ, एजुकेशन, एजुकेशन ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और बेरोज़गारी, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, लोगों का चयन कर, लोगों को ट्रेनिंग कराकर जैसा संभव हो सकता है उस तरह से रोज़गार दिला के लोगों को काम दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो इस समय मैं बीजापुर विधानसभा में था, उस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव दूसरा जी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं। बाईपास की घोषणा की थी, हम इसे बाईपास बनाएं, शहर को अच्छा बनाएं। कराल को नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर गए थे मुख्यमंत्री जी। कराल और बीरपुर को नगर पंचायत बनवाएं, बीरपुर में महाविद्यालय खुलवाएं। तो ऐसे कई काम हैं जिन्हें हमें करना है और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल अगर आपने कर ही दिया तो मैं भी कर देता हूँ। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने इतनी घोषणाएं की हैं, 4 लाख करोड़ का कर्जा है अभी मध्य प्रदेश सरकार की जनता पर। निश्चित रूप से 4 लाख करोड़ का कर्जा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बजट कहाँ से लाओगे आप? लेकिन कमलनाथ जी हमेशा एसेस करके बजट का पूरा परीक्षण करने के बाद ही वो घोषणा करते हैं। जो कहा है वो किया है, जो कहा है वो करेंगे। इसे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी की तरह तर्ज पर घोषणा नहीं करते कि बेनाव में 3000 तक दूंगा, अभी 1000, अभी 2.5 से, अभी 12.5 से, अभी 15.5 से, और इधर उधर की योजना का पैसा लगा के हम फिजूल खर्ची कम करके बचत काफ़ी ऐसे जो फिजूल खर्च किए जा सकते हैं जिनका कोई योगदान नहीं है विकास में, और मानव सूचकांक विकास में भी उन जिनका कोई योगदान नहीं है, उनमें से बचत करके इन सारी योजनाओं में डाइवर्ट करने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो घोषणाएं की हैं, बहुत ज़्यादा बजट की घोषणाएं नहीं है, इम्प्लीमेंट करने में ईमानदारी लाना सबसे बड़ी बात है। जैसे 5 हॉर्स पावर के पंप कनेक्शन को फ्री में देने की घोषणा की है, या बिजली को फ्री में देने की घोषणा की है। तो अभी भी दे रहे हैं 90% सब्सिडी, फ्री में देंगे 10% और लग जाएगा, मतलब जरा सा पैसा। तो छात्रवृत्ति अभी भी दी जा रही है। लेकिन इस शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तो आवश्यक है कि जितना राशि बढ़ा सकें हम बढ़ाएंगे। शिक्षा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इरिगेशन है, इनमें राशि बढ़ाने का प्रावधान निश्चित रूप से करेंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति पूरे प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। दोनों ही बातें हैं। व्यक्ति के अंदर निष्ठा, लगन और संकल्प शक्ति अगर हो तो मैं समझता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धमाकेदार इंटरव्यू के एंट्री के साथ हमारी बीच में जुड़े हुए थे बीजापुर विधानसभा से और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत। तो इस समय देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। बीजापुर की जनता क्या फैसला करती है ये वक्त तय करेगा, और कितने मतों से जीतेगी ये जनता तय करेगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। नमस्कार।